सो वेलकम स्टूडेंट्स। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है, सबसे पहले टॉपिक का नाम सुन लो। टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। मतलब इसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ और बड़े ही मज़े के साथ समझेंगे तो बड़े ही इजीली समझ आ जाएगा, और अगर हमने थोड़ा सा भी कहीं छोड़ा तो फिर हमें आगे तक दुख देगा। इससे बेटर है कि इस टॉपिक को अभी से ही फोकस के साथ समझना शुरू कर दिया जाए, तो ये टॉपिक बस यूँ समझ आ जाएगा। तो टॉपिक का नाम, ज़्यादा हम लोग फालतू बातें नहीं करेंगे, टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो इस नाम का पोस्टमार्टम करते हैं। ऑप्टिकल को भी छोड़ो, आइसोमेरिज्म क्या होता है? वे कंपाउंड्स होंगे, उनका सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है भाई, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, चलो या फिर स्टार बना देते हैं। सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। पिछले बार हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था, तो हम लोग पहुंच गए थे कि जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंपाउंड्स के सेम होंगी, यानी यहाँ पे भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक और बात कर रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही नहीं, अब तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो सेम। मतलब दो कंपाउंड्स हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो में आ गए थे तो 2D में स्ट्रक्चर सेम मिल रहा था। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, और अब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। यानी पिछली बार जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में अंतर देख रहे थे सिस और ट्रांस आइसोमर्स के अंदर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर वो भी अंतर नहीं होगा। यानी दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, व्हाटएवर सेम निकलेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो भाई अंतर क्या है? दोनों में अंतर है क्या आखिर? इतना कुछ तो सेम आ गया, तो फिर आइसोमेरिज्म पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है कि कंपाउंड है। तो भाई अंतर है उन दोनों कंपाउंड्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। यानी दोनों कंपाउंड्स के अंदर ये सब चीज़ें सेम होने के बाद में दोनों कंपाउंड्स का जो बिहेवियर है टूवर्ड्स लाइट, यानी लाइट के साथ वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, वो चीज़ क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपाउंड है ए और एक कंपाउंड है बी। ठीक है, अभी जो ए और बी है इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम, ठीक है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, और इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। लेकिन ये और ये जो कंपाउंड है, ये दोनों का जो बिहेवियर है क्या है? बिहेवियर विद लाइट क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। दोनों अलग अलग तरीके शो करेंगे लाइट के साथ में। अब बात आ रही है लाइट की, हमने पकड़ी है लाइट। तो कैसी लाइट? तो कोई ऑर्डिनरी लाइट नहीं। कैसी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी PPL। तो अब ये PPL क्या बला है भाई? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी अब जो लाइट हम लोग बात कर रहे हैं वो कोई भी लाइट नहीं होगी, स्पेसिफिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पता तो हो कि भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। तो ये समझना बहुत ही आसान है। हम लोग जानते हैं कि जो सन से जो लाइट आती है, सनलाइट जो होती है वो वाइट लाइट होती है, लेकिन उसके अंदर 7 कलर्स हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। हमें तो नॉर्मल वाइट लाइट आती हुई नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। कौन से कलर्स होते हैं? वो हमारा विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये जो 7 कलर्स, ये जो सनलाइट आ रही है, अगर मैंने इसके रास्ते में रख दिया एक प्रिज्म, तो जो लाइट आ रही है वो बाहर जब निकलेगी तो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी? 7 कलर्स में। यानी 7 के 7 कलर्स हमें नज़र आने लगेंगे। तो ये जो 7 कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, इनमें से मैं कोई भी एक कलर की लाइट ले लूँ। फॉर एग्जांपल येलो ले लिया मैंने, 7 कलर है मेरे पास में, उनमें से मैंने एक कलर वाली लाइट ली, यानी येलो लाइट ले ली। तो ये जो येलो कलर स्पेसिफिक कलर है, अब इसके अंदर कोई और कलर हिडन नहीं है, सिर्फ ये येलो कलर की लाइट है।
ये लाइट कहलाएगी मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मीन्स वन एंड क्रोमेटिक मीन्स कलर। दैट मीन्स ऐसी लाइट जिसका सिर्फ एक कलर होता है। सो ये लाइट क्या कहलाई, ये कहलाई मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसी लाइट जिसका एक ही कलर होता है, एक कलर की लाइट, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब बात आती है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसी होती है। ठीक है, तो ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये जो लाइट होती है ये सभी डायरेक्शंस के अंदर मूव करती है। सभी डायरेक्शंस में मूव कर रही है। देखो अगर मैं ये यहाँ पे ये लाइट का पार्टिकल, हम सब जानते हैं लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो प्लेन, जो हमारा पाथ ऑफ प्रोपोगेशन है, जिस रास्ते पे वो चल रही है उसके परपेंडिकुलर मूव करती है। आई बात समझ में? उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी चलता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये जिस रास्ते पे चल रही है उस रास्ते पे ये वाइब्रेट कर रही है सभी डायरेक्शन में। देखो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो क्या होता है, एक ही पॉइंट के आगे पीछे फिर वापस आगे फिर पीछे, ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है, जैसे हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अराउंड ये ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है। देखो ठक 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 ठक, है ना, ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है और ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है, यानी सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं, सारे डायरेक्शंस में। स्ट्रेट भी कर रही है, हॉरिजॉन्टल भी कर रही है, डायगोनली भी कर रही है, सब डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है। ये लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। साथ ही साथ में हम इसे लिख सकते हैं ऑर्डिनरी लाइट, कोई भी नॉर्मल लाइट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तीनों की बात एक ही है, सभी डायरेक्शंस में मूव करने वाली लाइट। ये मोनोक्रोमेटिक होगी, एक ही कलर होगा इसका। ऑर्डिनरी लाइट, नॉर्मल कोई भी लाइट हम लोग लिख सकते हैं। अनपोलराइज लाइट यानी ये पोलराइज नहीं हुई है। तो पोलराइज क्या होगी, ये पोलराइज होगी जब मैं इस लाइट को पास करूंगी एक निकोल प्रिज्म में से। निकोल प्रिज्म बेसिकली एक पोलराइजर होता है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बड़ा लिखा है तो मैं इसको थोड़ा साइड में छोटा लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इस लाइट को मैंने पास किया इस निकोल प्रिज्म में से, निकोल प्रिज्म बोल लो या फिर एक इसे पोलराइजर बोल लो। ये पोलराइज करता है, दैट मीन्स ये फेवर करता है किसी एक प्लेन को। कैसे करेगा फेवर? पोलराइजर बोल सकते हो। ये बेसिकली कैल्साइट से बना हुआ होता है, एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो कि पोलराइज लाइट, जिसमें से आप कोई भी नॉर्मल लाइट पास करोगे तो वो उसको पोलराइज कर देगा। पोलराइज कर देगा मतलब ये सारे डायरेक्शन में मूव करने वाली लाइट है। जब इससे पास ऑन हो जाएगी तो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, कुछ इस तरह से। अभी देखो ये इधर भी मूव कर रही थी, इधर भी मूव कर रही थी, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सब डायरेक्शन में मूव कर रही थी। लेकिन जब मैंने इसको इस पोलराइजर में से पास ऑन किया तो अब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि इस पोलराइजर ने क्या किया, इतने सारे प्लेन में जो लाइट वाइब्रेट कर रही थी उसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेन को फेवर किया। सभी प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सब प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी। पोलराइजर ने क्या किया, सिर्फ उसी लाइट वेव को इसने निकाला बाहर जिसको ये फेवर कर रहा था। दैट मीन्स द लाइट वेव विच इज परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करने वाली लाइट वेव्स को इसने इसमें से बाहर निकाला। ये कहलाई पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। और चूंकि एक प्लेन के अलोंग ये पोलराइज कर रही है, दैट मीन्स इनको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन के अलोंग मूव कर रही हैं। तो इस पोलराइजर ने क्या किया, जो सारे डायरेक्शन मूव करने वाली लाइट थी उसमें से सिर्फ उन्हीं लाइट्स को फेवर किया जो परपेंडिकुलर मूव कर रही थी। ये कहलाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर PPL। हमें इस PPL की चर्चा करनी है, हमें इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करनी। वी हैव टू टॉक अबाउट PPL। और PPL के साथ जो कंपाउंड्स कैसा बिहेवियर शो करेंगे उस पर हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। आई बात समझ में? सो बेसिकली होता क्या है,
होता यही है, पर इस डायग्राम को हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करनी है। तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी उसका बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट हम लोग पोलैरीमीटर के हेल्प से डिस्कस करते हैं। ये जो पोलैरीमीटर है इसकी डिस्कवरी करी थी हमारे प्यारे अंकल लुईस पास्चर ने। ठीक है, इसको छोड़ो। पोलैरीमीटर क्या होता है? पोलैरीमीटर यही होता है कि हमारे पास में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। सबसे पहले ये डॉट के ऊपर कभी लाइन नहीं बनती। एक है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, सब डायरेक्शंस में मूव कर रही है ये लाइट, ठीक है, एम लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको कई बार सोडियम लैम्प भी लिखा हुआ हो सकता है। आपको डायरेक्ट हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सोडियम लैम्प से जो लाइट निकलती है वो येलो कलर की लाइट होती है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ही होती है। तो यहाँ पे अगर आपको सोडियम लैम्प मिले दैट मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ही आ रही है, और हमने डायरेक्ट बना दी कि भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास में कोई भी सोर्स हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। इस लाइट को मैंने पास करवाया निकोल प्रिज्म में से, क्योंकि हमने भी बात करी, ठीक है, किसमें से? निकोल प्रिज्म में से। जब निकोल प्रिज्म में से लाइट पास ऑन हुई तो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई, एक प्लेन में वाइब्रेट करने लगे इसके पार्टिकल्स। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव के फॉर्म में तो है, जिस रास्ते पे चल रही है वो चल रही है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठक 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 ठक, प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। अब हर जगह नहीं जा रहे, सिर्फ एक प्लेन में इस तरह से वाइब्रेशन चल रहा है। तो निकोल प्रिज्म ने क्या किया? मोनोक्रोमेटिक लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करा। अब ये पीपीएल, इस पीपीएल को जब मैं किसी ऐसे कंपाउंड से, मान लो कोई भी मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से मैंने इस लाइट को पास ऑन करवाया। तो इस लाइट के साथ में, इसमें से निकलने के बाद इस लाइट के साथ में तीन चीज़ें हो सकती हैं, तीन घटनाएं घट सकती हैं इस लाइट के साथ में। कौन सी घटना? पहली घटना तो ये कि लाइट जैसी थी वैसी की वैसी रह जाए, ऐसी है, एक प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, ऐसी की ऐसी वापस निकल गई, कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसने कैसा कोई भी बिहेवियर शो ही नहीं किया, ये जैसी पीपीएल थी उसको वैसा का वैसा निकाल के ले आया। दैट मीन्स अब क्या हुआ, जो हमारे पास कंपाउंड है, बात इस कंपाउंड की करनी है, पीपल के साथ उसने शो कर दिया। कंपाउंड क्या हुआ? अब कंपाउंड हो गया, ये जो कंपाउंड है ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी लाइट के साथ में इसने कोई एक्टिविटी शो नहीं की, जैसी थी वैसी कैसे निकल गई, यानी इनएक्टिव पड़ा था, लाइट आई गई, कुछ मतलब नहीं। दैट मीन्स ये कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लाइट के साथ कोई बिहेवियर ही शो नहीं कर रहा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। दैट मीन्स अगर लाइट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है उसके साथ कोई बिहेवियर शो नहीं करता, दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन, ये चीज़ हो सकती है लाइट के साथ में। दूसरा क्या हो सकता है लाइट के साथ में? दूसरा ये हो सकता है कि जो आपकी लाइट है पीपीएल, जो एक प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, उसको रोटेट हो जाए। कैसे रोटेट हो जाए? मान लो अभी ये ऐसे वाइब्रेट कर रही थी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, कुछ इस तरह से। आ रही है बात समझ? इस स्ट्रेट लाइन से मैंने बताया कि अभी इस तरह मूव कर रही थी और अभी रोटेट कर चुकी है। क्या कर चुकी है? रोटेट कर चुकी है बाय एंगल थीटा। थीटा, ठीक है, थीटा एंगल से स्ट्रेट थी, रोटेट हो गई। किस डायरेक्शन में रोटेट हुई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज है ना, टक 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 टक, घड़ी की सुई ऐसी चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो गई। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की, पीपीएल रोटेट हो चुकी है,
जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। आई बात समझ? ये कंपाउंड कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेट करता है लाइट को। डेक्स्ट्रो मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है लाइट को, या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी को बेसिकली हम लोग डी से शो करते हैं या फिर इसे प्लस से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई कि जो पीपीएल थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकली और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई। दैट मीन्स वो कंपाउंड कैसा है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। तीसरी घटना क्या घट सकती है स्लाइड के साथ में? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि पीपीएल है, वाइब्रेट कर रही है एक डायरेक्शन के अंदर, जब इससे बाहर निकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो अपनी ओरिजिनल जो इसका वाइब्रेशन पाथ था उससे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। इस तरह से मेन जो इसका स्ट्रेट रोटेट कर रही थी अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो चुकी है बाय एंगल थीटा। ठीक है, दैट मीन्स जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, किसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है, वो कंपाउंड कहलाता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी कंपाउंड। उसने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। आई बात समझ में? क्या आ रहा है समझ में? पोलैरीमीटर की हेल्प से हम लोग इस तरह पता लगाते हैं भी कौन सा कंपाउंड क्या कैसा बिहेवियर शो कर रहा है हमारा लाइट के साथ में, यानी उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसी है। तो जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं वो कंपाउंड्स कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव वही होते हैं जो पीपीएल को बिल्कुल भी रोटेट नहीं करते। यानी कि मेन और मेन हमें 3 इसके कंक्लूजन्स निकालने हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या निकला? नो चेंज इन पीपीएल, यानी कि कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और साथ ही साथ में क्या नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, यानी इनकी बात तो हमें करनी ही नहीं है। आ जाओ सेकंड कंक्लूजन पे। दूसरा जो हमारा सेकंड टाइप के कंपाउंड थे वो थे रोटेट्स पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ ठीक है, चलो DORY कंपाउंड्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। ये क्या होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, साथ ही साथ में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तीसरा कंक्लूजन निकल जाता है रोटेट्स पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ऐसे कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और ये भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कुछ एक्टिविटी तो शो कर रहे हैं ना लाइट के साथ, रोटेट कर दे रहे हैं उसको, ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट के साथ बिहेवियर शो कर रहे हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव पड़े हैं, कुछ मतलब नहीं, लाइट आई गई। तो ऐसे कंपाउंड्स को तो हमें छोड़ देना है, हमें इन दोनों पे बात करनी है बेसिकली। लेकिन भाई ये तो हमने पता लगाया हमारे पोलैरीमीटर के हेल्प से, यानी ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्टर हो गया। हमने पोलैरीमीटर से पता लगाया कि भाई कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो क्या
एक्सपेरिमेंटली ही पता लगा सकते हैं, कोई विजिबल फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं जिससे हम कंपाउंड के फॉर्मूले को देख के पता लगा लें कि भाई ये कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करेगा लाइट के साथ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऐसे 3 रीज़न होते हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसे 3 फैक्टर होते हैं जिनसे हम लोग उन कंपाउंड के फॉर्मूला को देख के पता लगा सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो वो कौन से 3 रीज़न होते हैं? तीनों रीज़न घूम फिरा के एक ही बात करते हैं। तो अगर उनमें से हमको एक रीज़न भी फॉलो करते हैं तो बाकी के दोनों रीज़न ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं। सो हमें देखनी है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये 3 कंडीशंस होती हैं जो एक कंपाउंड अगर फॉलो करता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, दैट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कंडीशन नंबर 1, कंपाउंड शुड contain molecular chirality। क्या होती है molecular chirality, अभी बात करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन मतलब फैक्टर नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, इनकी भी बात करेंगे। थर्ड है मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। अब ये तीनों कारण एक दूसरे की ही मतलब एक ही बात हो रही है। अगर हमें फर्स्ट कारण ठीक से समझ लें मॉलिक्यूलर कायरलिटी को, तो वो दोनों के बाकी की जो कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल करेगा। यानी अगर वो कंपाउंड मॉलिक्यूलरी किराल है तो मतलब कोई भी कंपाउंड अगर किराल है दैट मीन्स वो इन दोनों कंडीशंस को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर फर्स्ट कंडीशन भी ठीक से पढ़ें तो हम सेकेंड और थर्ड कंडीशन समझ जाएंगे, पर हम लोग तीनों कंडीशन समझ लेते हैं। चलिए, सो फर्स्ट ये बेसिकली 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि कंपाउंड शुड कंटेन मॉलिक्यूलर कायरलिटी। कंपाउंड में कायरलिटी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल में कायरलिटी होनी चाहिए। तो कायरलिटी का क्या मतलब होता है, चलो समझो। हाँ जी, तो बात आ रही है मॉलिक्यूलर कायरलिटी की। मॉलिक्यूलर कायरलिटी मतलब मॉलिक्यूल में कायरलिटी होनी चाहिए। अब कायरलिटी जो वर्ड है किराल, ये बना है ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड, तो बहुत ही हल्का है। ग्रीक वर्ड कौन सा है हमारा, कियर, CHEIR। तो ये जो कियर वर्ड है ये ग्रीक में इसका मतलब होता है हैंड्स, हाथ। तो किराल का मतलब भी होता है हाथों के जैसा नेचर। अब हमारे हाथ इतने भगवान ने अच्छे बनाए हैं कि केमिस्ट्री हम लोग पूरा पूरा कॉन्सेप्ट इन हाथों की हेल्प से समझ सकते हैं। तो जो हमारे हाथ होते हैं इनके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ तो ये होती है कि हाथ अनसिमेट्रिकल होता है। मतलब कि इसके अंदर कोई भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इस हाथ पे कोई भी एक प्लेन के रिस्पेक्टिवली लाइन ड्रॉ करूँ तो वो मेरे हाथ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करती। जैसा कि अगर मैं देखूँ एक स्पेसिफिक लेटर लेती हूँ A, ये मेरा A लेटर है। अब इस A लेटर पे अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मेरी लाइन है। तो देखो ये जो लाइन है ये A को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। दोनों इक्वल हाफ हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से तो ये देखो इसे, और ये मिरर, और ये देखो इसे, दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। दोनों इक्वल हाफ है, आई बात समझ, और दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल है। यानी इसमें एक के अंदर एक सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन ऐसी जो सिमेट्री है ये हमारे हाथ में प्रेजेंट नहीं होती। हमारे हाथ में ऐसी कोई लाइन आपको नहीं मिलेगी जो हमारे हाथ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे और दोनों हाफ जो हो वो एक दूसरे की मिरर इमेज निकले। यानी हमारे हाथ क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 होता है कि हमारे हाथ की सारी उंगलियां अलग होती हैं, कोई भी उंगली बराबर नहीं होती। ये सबसे लंबी होती है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर सबसे नीचे आता है हमारा थंब। सारी उंगलियां अलग लेंथ की होती हैं, वर्ड इज अलग लेंथ की, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे दोनों हाथ होते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। हमारे हाथ में तो कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी हमें जो उसको दो मिरर इमेजेस के अंदर डिवाइड करे, लेकिन जो दोनों हाथ होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, अगर मैं यहाँ मिरर रख दूँ तो जो इमेज बनेगी वो सेम ऐसी बनेगी, इस हाथ की जैसी। आई बात समझ में? और दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होती है, यानी अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा हाथ, और ये मेरी उसकी इमेज बन रही है, इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे पे रखूँ तो दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इम्पोज, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, छुपाएंगे नहीं एक दूसरे को। पीछे वाले हाथ का थंब नजर आ रहा है, यानी छुपाया नहीं, है ना। ये हमारे हाथ के कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं। जिस कंपाउंड के अंदर ये तीनों फीचर पाए जाते हैं वो कंपाउंड कहलाता है किराल मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? यानी कौन से फीचर होने चाहिए उस मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूलर अगर कोई किराल मॉलिक्यूल है तो वो 3 कंडीशन फॉलो करेगा। कंडीशन नंबर 1 होगी कि वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी अनसिमेट्रिकल इन नेचर। कैसा होगा नेचर में? अनसिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि द ऑल द कंपाउंड, या फिर कह सकते हैं ऑल द एटम्स, या फिर इसको इस तरह से लिखो, ऐसे ना लिख के लिखो, लेट मी यूज द ब्लैक वन, ब्लू वाला और बुरा है। सो किराल कार्बन शुड बी प्रेजेंट। अभी किराल कार्बन क्या होता है? किराल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसमें हाथों की एक प्रॉपर्टी हो। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? कि सारी उंगलियां अलग होती हैं, यानी कार्बन से जुड़े हुए सारे ग्रुप्स अलग हों। जब कार्बन से जुड़े हुए सारे ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल एक जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरी जगह कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स अगर कार्बन से जुड़े हुए हो, चारों वैलेंसी उसकी डिफरेंट हो, तब वो कार्बन कहलाता है किराल कार्बन। यानी क्या, कौन सा कार्बन कहलाता है? किराल कार्बन, ठीक है। और ऐसा कार्बन हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी जो मॉलिक्यूल है उसमें एक ऐसा कार्बन जरूर, कम से कम एक ऐसा कार्बन तो होना ही चाहिए जिसके साथ जुड़े हुए सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो। किराल कार्बन मौजूद होना चाहिए, और उसे हम लोग बेसिकली इस अस्ट्रैक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन होती है कि मिरर इमेज ऑफ image of that compound should be या फिर must be non super imposable to each other। यानी जो भी कंपाउंड बने उसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूँ, यानी उसे मिरर के सामने रख दूँ और फिर जो इमेज बने, तो वो दोनों जो इमेज होनी चाहिए वो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। जैसे कि हमारा हाथ था, ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँ तो एक दूसरे को छुपा नहीं रहे। दैट मीन्स ऐसी वाली प्रॉपर्टी हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ कि जो मॉलिक्यूलर कायरलिटी है वो बेसिकली सारी कंडीशंस फॉलो करती है। पहली तो कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या थी? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होंगे यानी कंपाउंड असिमेट्रिकल होगा, उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। मॉलिक्यूलर कायरलिटी ने फर्स्ट हमारा जो ये पॉइंट है क्लियर कर दिया। सेकंड पॉइंट क्लियर कर रही है कि किराल कार्बन शुड बी प्रेजेंट, यानी जो कार्बन है उससे जुड़े हुए सारे ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा कार्बन प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल के अंदर। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि उस कंपाउंड की जो मिरर इमेज बने वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो हमारे ओरिजिनल कंपाउंड के। आई क्या बात समझ? 3 चीज़ें मॉलिक्यूलर कायरलिटी समझाती है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें मॉलिक्यूलर कायरलिटी प्रेजेंट होगी,
और वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कैसे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। चलिए एग्जाम्पल हर जगह देखने में आएगा, सबसे इजी एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, हम सब जानते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? COOH, एसिड है तो COOH ग्रुप होगा, CH CH3OH, या फिर OH इधर लिख दो CH3 इधर लिख दो, है ना, बात वही है, सेम टू सेम। तो जो ऐसा कंपाउंड है, ये जो लैक्टिक एसिड है, इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, और सबसे मेन पॉइंट है किराल कार्बन प्रेजेंट है। कौन सा कार्बन है? किराल, ये सेंटर वाला। कैसे? कार्बन एक तरफ COH ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ OH जुड़ा है, एक तरफ CH3 जुड़ा है, चारों ग्रुप जुड़े हैं, डिफरेंट है, यानी ये कार्बन है मेरा किराल कार्बन। ये कार्बन प्रेजेंट है, दैट मीन्स मेरा जो लैक्टिक एसिड है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। मैंने देखते ही पता लगा लिया, मुझे कोई पोलैरिमीटर की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक विजिबल फैक्टर देखा कि भाई इसमें किराल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव ज़रूर होगा, लाइट के साथ ये बिहेवियर ज़रूर शो करेगा। ठीक है, कैसे शो करेगा वो देखो। यानी कि मेरा जो कार्बन है, मुझे मेरा किराल कार्बन चाहिए, ये रहा, इससे जुड़ा हुआ ग्रुप चाहिए COOH CH3, वर्टिकल प्लेन पे कार्बन वाले ग्रुप, वर्टिकल प्लेन पे कार्बन वाले ग्रुप COOH CH3, हॉरिजॉन्टल प्लेन, या मैं तो उसको थोड़ा सा 3D बनाने के लिए मैं ऐसे बना रही हूँ, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल ही बना सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अदर देन कार्बन, यानी कार्बन को छोड़ के फिर जो भी ग्रुप बच गए, जैसे हाइड्रोजन बच गया और एक OH बच गया, ये वाले ग्रुप। तो ये मैंने किराल कार्बन ड्रॉ कर दिया, ये किराल कार्बन COH यहाँ जुड़ा है, यहाँ CH3, यहाँ OH और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने इसको रखा मिरर के सामने। किसके सामने रखा? मिरर के सामने। तो यहाँ से मैं इसे मिटा देती हूँ। ये रहा मेरा बड़ा सा मिरर, मैंने इसे दिया और मैंने कहा चल अब आज अपनी शक्ल देख। इसने अपनी शक्ल देखी मिरर में, और जो इमेज बनी वो कैसी बनी? मिरर इमेज कैसे बनती है? सारे ये दोनों ग्रुप सेम रहते हैं, इन दोनों ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करता हूँ। कार्बन वहीं का वहीं है, COH भी वहीं का वहीं है, CH3 भी वहीं का वहीं है, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करता हूँ। यानी OH आ गया इस तरफ, हाइड्रोजन आ गया इस तरफ, बन गई मिरर इमेज। ठीक है, इसकी मिरर इमेज, मिरर में इमेज ऐसे बनती है, इनवर्ट, मतलब अपोजिट, जो चीज़ जहाँ उसकी उल्टी डायरेक्शन में बनी। ठीक है, तो ये दोनों जो कंपाउंड हैं, इनकी सेम स्ट्रक्चर है, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन अब देखो ये लाइट के साथ अलग अलग नेचर शो करेंगे। कैसे करेंगे? इस कार्बन में 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन चारों ग्रुप्स को हमें देनी है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने इजेड नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करी थी, की थी कि नहीं करी थी? तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको नंबर दो। तो चलो कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? एक है मेरे पास में कार्बन, दूसरा भी है मेरे पास में कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, पहला नंबर तो इसे मिलेगा। ठीक है, और फिर मेरे पास 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन तो मेरा आउट ऑफ रेस हो गया, इसको तो अब मेरे को नंबरिंग पता चल गया, अभी 2 कार्बन है तो इनके बाद ही मिलने वाली है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसको तो 4th नंबर पहले ही दे दो। चलो अब सेकंड किसको, थर्ड किसको? तो यहाँ पे है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन सेम निकल गया, कोई बात नहीं, हम सेकेंड एटम देखेंगे। यहाँ है सेकेंड एटम ऑक्सीजन, यहाँ है हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? ऑक्सीजन का। यानी जो COOH इसे हमें मिलेंगे सेकेंड नंबर, और फिर हमारा CH3 आएगा थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब करना ये है कि पता लगाना है कि लाइट को कैसे रोटेट करेगा। तो जो 1 2 3 नंबरिंग हमने दी है, हमें इसके अकॉर्डिंग रोटेशन देखना है। कैसे? रोटेशन हमेशा होता है 1 से फिर आप जाओगे 2 की तरफ, 2 से जाओगे 3 की तरफ। 1 से 2 और 2 से 3 जाने के अंदर अगर बीच में 4 आ जाए, 4th ग्रुप आ जाए बीच में, तो कोई बात नहीं, उसे क्रॉस करके जाओ, ऐसे जाओ, फिर आप
कोई टेंशन अपने को है नहीं। 4 ग्रुप कहता है मुझे क्रॉस करके निकल जाओ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि 1 है फिर आप 3 पे गए और फिर आप 2 पे गए, ऐसे नहीं करना। हमेशा 1 2 3, बीच में 4 आया कोई बात नहीं क्रॉस कर दो, लेकिन 1 3 2 कभी नहीं करना। तो ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है। 1 2 3, तो हमें इसमें रोटेशन देखना है। तो चलो रोटेशन देखो। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो क्या मैं ऐसे जा सकती हूँ 1 से फिर 2 के पास जाती हूँ फिर वापस 3 पे आ जाती हूँ? नहीं, 3 को पहले नहीं जोड़ना, पहले 1 और 2 को जोड़ो। तो 1 और 2, फिर 3 नीचे है, बीच में 4 आ रहा है, कोई बात नहीं क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब देखो ये किस डायरेक्शन में रोटेट आ रहा है, 1 से 2 गए फिर 2 से 3 पर आए, क्या डायरेक्शन है इसका? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉक तो ऐसे ऐसे चलती है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आई बात समझ? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दैट मीन्स ये कंपाउंड है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। यानी मैं इसे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं, कहाँ पे लिखूँ इसे? चलो यहाँ लिखते हैं, एल लैक्टिक एसिड। एल क्यों? एल फॉर लीवो, तो एल लैक्टिक एसिड है। आई बात समझ में? अब इस पे आओ, ये इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज भी है, क्या स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम है, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। लेकिन अगर ये कंपाउंड ने अलग नेचर शो कर दिया, इसके अलग ऑपोजिट नेचर शो कर दिया, दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इसने कहा मेरे को स्टडी करो, तो ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमने नंबरिंग दी थी, नंबरिंग तो वही देनी है, तो नंबरिंग हम फालतू वापस से क्यों करें? यहाँ पे जिसको जो नंबर मिला था वही नंबर यहाँ पे दे दो। तो OH को फर्स्ट नंबर मिला था, COH को सेकंड नंबर मिला था, CH3 को थर्ड नंबर मिला था और हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर मिला था। अब फिर से घुमाओ, तो फिर से घुमाया तो 1 से पहले 2 पे जाना है, तो 1 से मैं गया भाई 2 पे, फिर 2 से 3 पे आना है, 4 बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं क्रॉस कर दो। ये आया मैं इस तरह। रोटेशन कैसा हो गया? क्लॉक के डायरेक्शन में, दैट मीन्स रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ मतलब मेरा कंपाउंड कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दैट मीन्स ये हो गया डी लैक्टिक एसिड। आई बात समझ में? दोनों कंपाउंड्स हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर सेम है। दोनों क्या कर रहे हैं? पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी दोनों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यानी ये दोनों क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। यानी क्या शो कर रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। बस सिंपल, इतनी सी बात करनी थी हमें। तो भाई एक और एग्जाम्पल देखे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। अगला एग्जाम्पल है 2-ब्यूटेनॉल। बड़ा ही सिंपल सा कंपाउंड। 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना, ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4। सेकेंड पोजिशन 2 ओल है, यानी सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप, ये रहा OH। बस बैलेंस ये कंप्लीट कर दो, CH3 और ये CH2, ये CH, ठीक है। ये 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किराल कार्बन कौन सा है? ये कार्बन किराल है। 3 ग्रुप तो हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, काय का किराल? ये किराल है। तो ये इधर डिफरेंट है, लेकिन 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, सेम हो गए, नहीं, ये किराल है। हाँ, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 CH3 है, यहाँ OH और यहाँ हाइड्रोजन। कैसे है ये? कार्बन CH2 CH3 CH3 OH और H, चारों ग्रुप डिफरेंट, इथाइल मिथाइल हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन, यानी ये किराल कार्बन है। तो इस पे लगा दो हमारा स्टार, आज का स्टार ये वाला कार्बन। तो ये कैसे शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी? कार्बन होगा मेरे पास में, मैंने कहा कि वर्टिकल प्लेन पे सिर्फ कार्बन वाले ग्रुप लगाओ। COH है क्या? नहीं, COH तो है ही नहीं। CH2 CH3 है मेरे पास इस बार, इथाइल ग्रुप। नीचे भी कार्बन वाला, तो दूसरा कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप है, ये CH2 CH3 ये CH3। कार्बन वाले दोनों हो गए वर्टिकल प्लेन पे। अब जो बच गए वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, OH H,
ठीक है, नंबरिंग दो। ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है तो 1 नंबर। अब CH2 CH3 और CH3 है। पिछले वीडियो में शायद ये डिस्कशन हुआ था, इथाइल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा या मिथाइल का, तो क्या निकला था कंक्लूजन? इथाइल। सेकंड नंबर इथाइल को और थर्ड नंबर मिथाइल को, और फोर्थ नंबर फिर बेचारे हाइड्रोजन को दे दो। तो 1 2 3 4, ठीक है। मिरर इमेज बनाओ। ये रहा मेरा किराल कार्बन, ये रहा मेरा CH2 CH3, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो। OH हाइड्रोजन, CH2 CH3 फर्स्ट नंबर, CH3 OH फर्स्ट नंबर, CH2 CH3 सेकेंड नंबर, CH3 थर्ड नंबर और हाइड्रोजन फोर्थ नंबर। ठीक है, सही है ये? सही है। तो अब क्या करना है, अब रोटेशन करना है, देखना है फिर कौन कैसा रोटेट कर रहा है। तो फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से फिर थर्ड, बीच में फोर्थ को क्रॉस करते हुए। तो ये फर्स्ट से सेकेंड मैं इतना ही कर दूँ तो ठीक है। अब पता ही आ गया, ऐसे ही जाना है, वापस तो आएगा नहीं, ऐसे ही जाना है। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये? एंटी में, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स कैसा होगा ये? लीवो। ठीक है, इसका नाम मैं लिख सकती हूँ L2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये वाला, इसको कैसे रोटेट करना है? 1 2 और 3, तो ये ऐसे जाएगा, 4 को क्रॉस करके फिर 3 पे पहुंचेगा। कैसे कर रहा है ये? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स ये है डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो तो मैं इसे लिख सकती हूँ D2 ब्यूटेनॉल। ओह चलो भाई, आज के 2 एग्जाम्पल्स देखे हमने। लैक्टिक एसिड, 2 ब्यूटेनॉल, दोनों को देखा कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या कैसे रोटेट कर रहा है PPL को। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा है सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमें कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल के आएंगे और बड़ा मज़ा आएगा, सीरियसली बता रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइसोमेरिज्म में जितने भी पहले वीडियो बनाए हैं उनकी लिंक मैंने डाले हैं, वो चेक कर लें। एंड थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।